बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 13 किस्तें सुन चुके हैं। आप 14वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। वो अज़म से बोली, मैंने आज अनारगुल को ठिकाने लगाना है और ये मैं तय कर चुकी हूँ। वजह, मेरे भाई ने जब बाजी को बचाने के लिए गाड़ी में सवार होने की कोशिश की थी, तब यही कमीना था जिसने भाई को लात मारकर गाड़ी से नीचे गिराया था और नीचे गिरते ही पत्थर उसके सर में लगने से वो जिंदगी की बाजी हार गया था। तो क्या ये काम बाद में नहीं हो सकता? नहीं, मैं इस गलीज को गंदा करके हलाक करूंगी। मैं चाहती हूँ जब लोगों तक इसकी हिलाकत की वजह पहुंचे तो इस पर थू थू करें, और जब ये एक नुखेज लड़के को इतने हजूम में छेड़ेगा और इस लड़के का दोस्त उसके भेजे में गोली उतारेगा, यकीनन ये एक गंदी और काबिल मुलामत बात होगी। ठीक है, अपने किसी दोस्त को बुला लो, मैं यूं भी तुमसे दोस्ती का दावेदार नहीं हूँ। देख लो राजा, हम दुश्मन सही पर कबील खान की मौत तक साथी हैं। किसी वक्त तुम्हें भी मुझसे काम पड़ सकता है। तुम्हें काम बताने से पहले मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा। खैर, तुम्हारे मरने की ख्वाहिश को तो मैं जल्द ही पूरा कर दूंगा। बहरहाल इतना तो कर सकते हो ना कि यहीं मौजूद रहो। मौजूद हूँ, लेकिन मुझसे किसी मदद की तवक्को रखना फजूल ही होगा। तुम जैसी लड़की के लिए मैं अपनी जिंदगी दाव पर नहीं लगा सकता। देखो, मुझे बतौर लड़की मुखातब न किया करो। जब तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फकत एक लड़का हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे पल्लू खान ही कहा करो। तुम खुद मुझसे बात करते वक्त लड़की के अंदाज में बात करती हो, इसमें मेरा क्या कसूर? अब नहीं करूंगा, उसने गोया कुनैन चुबाते हुए कहा था। मैं तुर्की में तुर्की बोला, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है मोहतरम। ढोल और शहनाई की आवाज बुलंद होते ही उसने कहा, चलो बाहर चलकर बैठते हैं। शादी का हंगामा शुरू हो गया था और मैं उसके हमरा कमरे से बाहर निकल आया। बैठक के खुले सहन में सैकड़ों लोग मौजूद थे और मजीद लोगों की आमद जारी थी। एक बड़ी चारपाई पर सकलैन खान तकियों से टेक लगाए बैठा था। उस चारपाई पर खूबसूरत चादर भी बिछी हुई थी। 2-3 और चारपाइयां भी इसी अंदाज में सजा कर रखी गई थीं और इन पर साहिबे हैसियत लोग बैठे थे। एक चारपाई पर सकलैन का बेटा दिलदार खान अपने 3 दोस्तों के साथ बैठा मूंछों को ताव दे रहा था। मैं और पलवैचा बैठने के लिए जगह देखने लगे। एक चारपाई पर थोड़ी सी जगह खाली थी। मैं उसकी तरफ बढ़ गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ नहीं आ रही। पीछे मुड़कर देखा तो वो एक मर्द के साथ खड़ी कोई बात कर रही थी। मैं चारपाई पर बैठ गया। 2-3 मिनट उसके साथ बात करने के बाद वो मेरी तरफ बढ़ आई। मेरे बाएं हाथ चारपाई पर एक अधेड़ उम्र का बारेश मर्द बैठा था। हमारे दरमियान बहरहाल इतना खला मौजूद था जिसमें वो आसानी से समा सकती थी, लेकिन वहां बैठने के बजाय मुझे उस मर्द की तरफ धकेलते हुए वो मेरे साथ दाएं जानब बैठ गई। एक बात मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की थी कि वो बैठते वक्त कोशिश करती कि मेरे अलावा किसी से उसका बदन मस न हो। शायद इसकी वजह यही थी कि मुझे तो मालूम था कि वो औरत है और किसी दूसरे को उसके बदन के गुदाज से मालूम हो जाना था कि वो लड़का नहीं लड़की है। लेकिन फिर मुझे अपनी इस बात में वजन नजर न आया, क्योंकि सरदार की मौजूदगी में भी उसकी कोशिश यही होती थी। हालांकि वो उसे दिल से अपनी बहन समझता था। कभी कभी मुझे सरदार की बात पर यकीन आने लगता था कि पलवैशा मुझ में दिलचस्पी ले रही है। बहरहाल कुछ भी था, मैं अब उस राह खारजार पर अपने कदम नहीं बढ़ा सकता था। यूं भी पलवैशा लड़की से ज्यादा लड़का थी और ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो लड़की होते हुए लड़कों का भेष बनाए फिरे। गो पलवैशा इस ज़मन में मजबूर थी, लेकिन मुझे फिर भी उसकी इस आदत से चिढ़ थी। वो लाल टोपी वाला आदमी नजर आ रहा है। बैठते साथ ही उसने मुझे कोहनी से टोका देते हुए हमारे बाएं जानिब 2-4 चारपाइयां छोड़कर बैठे हुए एक आम सी शक्ल के पुख्ता उम्र मर्द की तरफ मुतवज्जा किया, जिसकी शक्ल पर फटकार बरस रही थी। हमारा रुख इस वक्त जनूब की तरफ था, जबकि अनारगुल जिस चारपाई पर बैठा था उसका रुख मगरिब की जानिब हो रहा था। मैं पूछने लगा, यही अनारगुल है? हाँ, और देखो किस तरह सफेद कपड़ों वाले 9 उम्र लड़के को हवसनाक नजरों से घूर रहा है। उसने ढोल की थाप पर नाचने वाले एक लड़के की जानिब इशारा किया जो वहां नाचने वाले बाकी लड़कों और मर्दों में नुमाया नजर आ रहा था। इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब दे पाता, एक आदमी हमारे करीब पहुंचा और पलवैशा को मुखातिब करके कहा, छोटे सरदार ज़ादा दिलदार खान बुला रहा है, आता हूँ। उसे कहकर वो मेरी जानब मुतवज्जा हुई। लगता है सरदार ज़ादे को मेरा नाच कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, चले जाओ, कुछ खर्चा पानी ही बन जाएगा। मेरा खर्चा पानी तो खैर तुम्हारी जिम्मेदारी है, अलबत्ता इस काम के लिए मैं खुद उठने वाला था। अब तो बहाना मिल गया है। ये कहकर वो सरदार ज़ादे दिलदार खान की जानिब बढ़ गया, जो अपने ताई 4 दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ था। पलवैशा के करीब जाने पर सरदार ज़ादा दिलदार खान ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया और उसकी पीठ पर थपकी देकर कुछ कहने लगा। पलवैशा का सर ऊपर नीचे हिला और जवाबन सरदार ज़ादे को कोई बात कहकर मेरी जानिब पलट आई। सरदार ज़ादा मुझे नाचने का कह रहा है। मैंने कह दिया है कि अपने दोस्त से भी पूछ लूं, और ये कि मैं इस मकामी ढोल पर नहीं नाचूंगा। ये कहकर वो खुली जगह की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त ढोल बजाने वाले ने अपने हाथ रोक लिए थे। एक लम्हे के लिए माहौल में सुकूत छा गया था। सिर्फ लोगों की बातें करने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी।
अगले हीला में बेहतरीन साउंड सिस्टम पर पश्तों की भड़कीली सी धुन सुनाई देने लगी और उसके साथ ही पलवैशा का लचकदार बदन उस धुन से हम आहंग हो गया। चंद मंचलों ने पहले उसका साथ देना चाहा, मगर उसकी महारत देखते हुए वो खुद ब खुद पीछे हट गए थे। वो अपने हाथ पांव और दरमियानी जिस्म का इस्तेमाल इस खूबसूरती से कर रही थी गोया उसकी सारी जिंदगी इसी शुगल में गुजरी हो। इस खुशकुन नज़ारे से नजरें हटाना काफी दुश्वार था, लेकिन मैंने कोशिश करके अनारगुल की जानिब निगाहें घुमाई। उसके चेहरे पर जो तासरात नजर आ रहे थे उन्हें देखकर मुझे पलवैशा की बात में कोई शक नहीं रहा था। उस वक्त उसकी आंखें किसी गिद्ध की तरह पलवैशा के बदन पर कड़ी थी। बदलती धुनों के साथ उसके हाथ पांव और जिस्म की हरकत भी तब्दील हो जाती थी। जो जो वक्त गुजर रहा था उसकी हरकत में सुस्ती की बजाय तेजी आती जा रही थी और उसके साथ ही लोगों की जेबों के मुंह भी खुल गए थे। ढोल बजाने वाले को पिछले 2-3 दिन ढोल पीटने पर इतनी रकम हाथ नहीं आई होगी जो उन लम्हात में इकट्ठी हो रही थी। यूं भी इतना तो वो भी जानता था कि पलवैशा कोई पेशावर नाचने वाला नहीं था जो उसके साथ रकम में हिस्सादारी का दावा करता। और फिर मैंने देखा कि वो पैसे फेंकने वालों के साथ नाचते हुए अटकिलियां करने लगी। इसका अंदाज बिल्कुल किसी बाजारी लड़के का सा था। कुछ लोग उसे नहीं जानते थे। उन्होंने अपने किसी दोस्त और साथी वगैरह के सर पर नोट रखकर पकड़ा। ढोल और शहनाई बजाने वाले ने जब वो नोट पकड़ना चाहा तो उन्होंने पलवैशा की जानिब इशारा किया कि वो खुद आकर नोट पकड़े। पलवैशा कोई पेशावर तो नहीं थी कि उधर जाती, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो इस बंदे की तरफ बढ़ गई जिसने एक बड़ा नोट निकालकर अपने साथी के सर पर रखा हुआ था। उसके सामने चक्कर काटते हुए पलवैशा ने 2-3 नोट उसके हाथ से झपटे। इस दौरान उसने 2-3 बार पलवैशा की कलाई पकड़ने की कोशिश की, मगर वो सफाई से अपनी कलाई बचा गई। उसी वक्त एक आदमी ने मेरे सर पर 10 रुपए का नोट पकड़ा। मैं हैरानी से उसकी जानिब देखता रहा। वो वही जवान था जिससे थोड़ी देर पहले पलवैशा कोई बात कर रही थी। पलवैशा भी शायद इसी लम्हे की मुंतजिर थी। वो बाकी आदमियों के बड़े बड़े नोटों को नजरअंदाज करती हुई चक्कर काटती हुई वहां पहुंची और आते साथ मेरी गोद में बैठते हुए वो नोट उठाने लगी। मैं तो बिल्कुल सुन्न हो गया था। ये क्या मजाक है? मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली। मैं उससे इतनी ज्यादा बेबाकी की उम्मीद नहीं कर रहा था। खामोश बैठे रहो, उठने की कोशिश न करना, उसने मुस्कुराते हुए मुझे छिड़का। मुझे महसूस हुआ कि ये सब वो एक मंसूबे के तहत कर रही थी। उस आदमी ने मेरे सर पर 5-6 नोट पकड़ाए और फिर आखिरी नोट पलवैशा के गाल के साथ लगाकर उसके हाथ में पकड़ाया और पीछे हट गया। उसकी इस हरकत का बुरा मनाए बगैर वो उठकर दोबारा नाचते हुए मुझसे दूर जाने लगी। उसी वक्त मैंने अनारगुल को जेब से 500 का नोट निकालकर अपने साथ बैठे आदमी के सर पर पकड़ते देखा। पलवैशा नाचते हुए उसके करीब पहुंची और उसके हाथ से पैसे पकड़ लिए। 4 नोट मुसलसल पलवैशा को पकड़ाने के बाद अनारगुल ने उसकी कलाई से पकड़ने की कोशिश की, मगर वो चावक दस्ती से अपनी कलाई उसके हाथ में आने से बचा गई थी। अनारगुल चेहरे पर हवस के भरे तासरात सजाए जेब से मजीद नोट निकालकर पास बैठे आदमी के सर पर रखने लगा। मजीद 2-3 नोट कुर्बान करने के बाद उसने एकदम झपट कर पलवैशा को पकड़ा और गोद में बिठाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त पलवैशा ने झटके से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। अनारगुल के चेहरे पर तैश भरे आसार नमूदार हुए और उसने दोबारा खड़े होकर पलवैशा पर हाथ डाले। उस वक्त एकदम मुझे इतना गुस्सा आया जो खुद मेरी समझ से बाहर था। मैंने अस्तरारी अंदाज में गोद में पड़ी क्लाशनकोफ हाथ में पकड़ ली थी, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले पलवैशा ने अपना घुटना जोरदार अंदाज में अनारगुल की टांगों के बीच में दे मारा। उसके मुंह से काफी बुलंद कराह खारिज हुई थी। अगले हीला में जैसे बिजली चमकती है। पलवैशा ने नीचे झुककर अपनी पिंडली से बंधा खंजर निकाला और उसकी गर्दन पर भरपूर अंदाज में चला दिया। लोग अभी तक इस मामले को मजाक में ले रहे थे। अनारगुल के नीचे गिरकर तड़पने के मंजर से एकदम चीखो पुकार शुरू हो गई थी। उसी वक्त मेरी नजरों ने अनारगुल के एक साथी को क्लाशनकोफ कंधे से उतार कर काग करते देखा। पलवैशा की नजर भी उस पर पड़ गई थी, लेकिन जो ही उसने क्लाशनकोफ उसकी जानिब सीधी की, मैंने एक लम्हे में क्लाशनकोफ कंधे से लगाई और ट्रैगर दबाते हुए उसकी गोली चलाने की ख्वाहिश को हसरत में तब्दील कर दिया। माथे पर लगने वाली गोली से वो मुंह के बल गिरा था। मैं भागकर पलवैशा के करीब पहुंचा और बगैर किसी ताखीर के उसे अपनी आड़ में कर लिया। अनारगुल का जिस्म अभी तक झटके ले रहा था, लेकिन उसके साथी का जिस्म साख्त हो गया था। साउंड सिस्टम पर गवैये की खूबसूरत आवाज गूंज रही थी। उसी वक्त किसी को ख्याल आया और उसने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। 5-6 आदमी मेरे और अनारगुल के साथियों के दरमियान में आ गए थे। वहां पर उसके 4 साथी और भी मौजूद थे। सकलैन खान नजदीक आकर तशवीश भरी नजरों से लाशों को देखने लगा। यह क्या कर दिया तुम लोगों ने? उसकी आवाज में गम और गुस्सा उबल रहा था। मैं अकड़पन से बोला, बिल्कुल वही किया है जो करना चाहिए था। मेरा दोस्त पेशावर नाचने वाला नहीं है, वो तो बस सरदार ज़्यादा दिलदार खान के कहने पर नाच रहा था
और इस घटिया इंसान ने सबके सामने उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। अनारगुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे दाएं जानब खड़े जवान ने वाज़े अंदाज में मेरी तायीद की। मैंने उसकी जानिब देखा, वो वही था जो मेरे सर पर पैसे पकड़ा रहा था। चलो अनारगुल की तो खैर है, शम्मस को तो नहीं मारना चाहिए था। एक आदमी ने मेरी गोली से मरने वाले का नाम लिया। मैंने कहा पहल उसने की, क्या मैं चुपचाप तमाशा देखता रहता? मेरी बात के जवाब में 3-4 आदमी मुसलसल बोलने लगे। अनारगुल के साथी भी तमतमाए हुए चेहरे के साथ हमें खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे थे। अचानक मुझे अपने बाजू पर किसी का लम्स महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा, वो पलवैशा थी। मेरे मुतवज्जा होते ही वो दबी जुबान में बोली, वी नीड टू रन अवे फ्रॉम हियर। इतना आसान है ना? मैंने भी अंग्रेजी ही में जवाब दिया था। मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने के बहाने तुम भी पीछे आ जाना। अगर मोटरसाइकिल तक पहुंच गए तो फिर निकलना मुश्किल नहीं होगा। उसके तेज दिमाग ने 1 मिनट में तजवीज सोच ली थी। ठीक है, मैंने फौरन इस बात में सर हिला दिया। उस वक्त सकलैन खान लोगों को लाशों से दूर हटने का कह रहा था। अनारगुल के साथी शोर कर रहे थे कि वो उसी वक्त बतला लेंगे। दिलदार खान और उसके 2-3 दोस्त उन्हें ठंडा करने की तगोदो में थे। सकलैन खान पलवैशा को मुखातिब हुआ, लड़के तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। बिलाशुबा गलती अनारगुल की भी थी, लेकिन तुम्हें इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। चाचा जान, आप भी इस खबीज की तरफदारी कर रहे हैं। ठहरो, मैं अपने हाजी चाचा को बुला कर लाता हूँ। पलवैशा ने बहाना घड़ने में देर नहीं लगाई थी। ये कहते हुए वो तेज कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ी। नहीं पलू खान, हाजी साहब को कुछ न बताना, रुक जाओ, हम खुद इस मामले से निपट लेंगे। मैंने बाआवाज बुलंद उसे पुकारा, मगर वो सुनी अनसुनी करते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ती रही। पलू खान वापस आ जाओ, मैंने एक बार फिर उसे पुकारा। उस वक्त वो दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। सकलैन खान मुझे मुखातिब हुआ, जवान उसे जाने ना दो, जब तक फैसला नहीं हो जाता ये कहीं नहीं जा सकता। ठीक है सरदार, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। बच्चा है ना, डर गया है और चाहता है कि उसका कोई सरप्रस्त यहाँ मौजूद हो। सकलैन खान को ये कहकर मैंने साथ खड़े आदमी की तरफ अपनी क्लशिंकोव बढ़ाते हुए कहा, भाईजान 1 मिनट ये गन पकड़ो, मैं इस बेवकूफ को बुला कर लाऊं। उस आदमी ने बेइख्तियार मेरे हाथ से गन थामी और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये कहाँ जा रहा है? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कानों में अनारगुल के एक साथी की आवाज गूंजी, मगर मैं ध्यान दिए बगैर तेज कदमों से चलता रहा। वो अपने दोस्त को पकड़ने जा रहा है। जिस आदमी को मैंने गन पकड़ाई थी गालबन उसी ने जवाब दिया था। दरवाजे से निकलते ही मैंने देखा पलवैशा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुकी थी। पलू खान रुक जाओ, मैंने चीख कर जोरदार अंदाज में कहा और उसकी जानिब इस तरह भागने लगा गोया उसे रोकना चाहता हूँ। करीब पहुंचते ही मैंने बगैर किसी ताखीर के उसके पीछे नशिस्त संभाली। वो मेरी ही मुंतजिर थी। मेरे बैठते ही उसने क्लच छोड़ते हुए मोटरसाइकिल भगा दी। वो भाग रहे हैं। मैंने अपने अकब में एक चीखती हुई आवाज सुनी। पलवैशा ने गेर तब्दील करते हुए रफ्तार कुछ और बढ़ा दी थी। उस हवेली तक आने के लिए 100-200 गज का रास्ता बना हुआ था। उसके बाद पुख्ता सड़क शुरू हो जाती थी। पलवैशा चंद सेकंड में सड़क तक पहुंच गई थी। दाएं जानब मोटरसाइकिल मोड़ते हुए उसने रफ्तार कम करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे से चंद आदमी दौड़ते हुए निकले और दीवार के करीब खड़ी डबल कैबिन की तरफ बढ़ गए। उसके साथ ही क्लशिंकोव के फायर की तड़ मेरे कानों में पड़ी। दरवाजे के करीब खड़े होकर एक आदमी हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका कोई फायदा इसलिए भी नहीं था कि क्लशिंकोव से 300 मीटर के फासले तक निशाना लेकर फायर किया जा सकता है और हम उससे ज्यादा फासले पर आ चुके थे। पलवैशा जिस तरह मोटरसाइकिल चला रही थी, शायद इस महारत से मैं भी न चला सकता। हुंडा 125 गोली की सी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। गलाक 19 मैंने हाथ में पकड़ लिया था। पलवैशा वाली क्लशिंकोव मैं यूं भी वहीं छोड़ाया था। उस क्लशिंकोव की वजह ही से उन्हें मेरे लौटने की उम्मीद थी, वरना वो मुझे इतनी आसानी से पलवैशा के पीछे न जाने देते। डबल कैबिन के रोड पर चढ़ने तक हम काफी दूर निकल आए थे। वो इस रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ा रही थी कि मुझे अच्छा खासा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं होता तब भी शायद मोटरसाइकिल उसी रफ्तार से दौड़ाता। उसके कान के नजदीक मुंह ले जाकर मैंने पूछा, कहाँ जाएंगे? पता नहीं, वो हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं और उनके पास डबल कैबिन है। यकीनन वो जल्दी ही हमें आ लेंगे। अलामकील तक तो सड़क ही पर जाना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है जिस पर मोटरसाइकिल दौड़ा सके। अलबत्ता कहते हो तो मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भागते हैं। उसने करीबन चीखते हुए मेरी बात का जवाब दिया था, जो मुनासिब समझो करो। मैंने सारी जिम्मेदारी उसके सर पर फेंकते हुए जान छुड़ाई। वो जवाब दिए बगैर उसी रफ्तार में मोटरसाइकिल भगाती चली गई। सड़क के बाएं हाथ नाला था और दाएं हाथ पहाड़ियाँ। अगर हम दाएं तरफ मोटरसाइकिल उतारते तो 150-200 गज से ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे, जबकि दाएं हाथ यूं भी ढलान थी। एक खतरनाक मोड़ के करीब आते हुए पलवैशा ने मोटरसाइकिल की रफ्तार जरा सी कम की। उस वक्त हमें अपने अकब में क्लशिंकोव की तड़तड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अभी तक वो चंद 100 मीटर दूर थे। मोड़ काट कर पलवैशा ने दोबारा रफ्तार बढ़ा दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार ज्यादा होने के बावजूद डबल कैबिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आती जा रही थी। अलामकील अबूर करके नाले की खड़ी चढ़ाई ढलान में तब्दील होती जा रही थी। वहां हम उन्हें जल देकर निकल सकते थे। यकीनन यही बात पलवैशा के जहन में भी थी, इसलिए उसने सड़क पर ही जाने का खतरा मोल लिया हुआ था।
अलाम खील की आबादी के आसार नजर आते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, डबल कैबन 300-400 गज दूर रह गई थी। मुझे इत्मीनान सा महसूस हुआ कि अब हमारे बचने की उम्मीद पैदा हो गई थी, मगर मेरा ये इत्मीनान उस वक्त गहरी परेशानी में ढल गया जब मैंने सामने से एक डबल कैबन को आते देखा। वो डबल कैबन अलाम खील से निकलकर आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। यकीनन उन्होंने अपने साथियों को वायरलेस सेट पर इत्तला दे दी थी और हम दोनों ऐसे बेअक्ल थे कि ये ख्याल भी हमारे ज़हनों में ना आया कि अलाम खील तो कबील खान का इलाका है। मारे गए। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। परवैशा दूसरी डबल केबन को देखते ही मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करने लगी। हम दाएं बाएं पैदल भाग कर निकल सकते थे, लेकिन उस वक्त ये कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। सामने वाली गाड़ी हमारे करीब पहुंच चुकी थी। हमसे 10-15 कदम के फासले पर गाड़ी रोककर 4 मुसल्ला आदमी बाहर निकल आए। उसी वक्त अकबी गाड़ी भी करीब आकर रुक गई थी। उसमें अनार गुल के 4 साथी सवार थे। हमारे ताक्कुब में आने वालों में से एक ने आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। खबीज का बच्चा, तुम्हारा क्या ख्याल था कि भाग जाओगे? उस वक्त मुंह खोलने का मतलब अपनी कमबख्ती को दावत देने के मुतरादिफ था। मुझे एक और थप्पड़ से नवाज कर वो पलवैशा को गंदी गाली बकते हुए बोला, तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा कि किसी को बता भी नहीं सकोगे। पलवैशा भी खामोश रही थी। अलाम खील से आने वाली गाड़ी से उतरने वाले एक शख्स ने मुझे थप्पड़ मारने वाले को कहा, फिरोज खान, कमांडर रोशन खान ने कहा है कि इन्हें वहीं हवेली में ले आए। इसे हवेली में ले जाने की क्या जरूरत है? फिरोज खान ने मेरी जानिब इशारा करते हुए मानी के लहजे में कहा, हवेली के लिए कराराशा काफी है। उसका घटिया इशारा पलवैशा की जानिब था। नहीं, रोशन खान ने दोनों को जिंदा लाने का हुक्म दिया है। चलो चंद मिनट और सांस ले दो, मुझे कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चलो, फिरोज खान से बात करने वाले ने मुझे क्लचनकोव की नाल से गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया। असमत खान, इस मजनू के पास पिस्तौल और छोकरे के पास तेज धार खंजर मौजूद है। गाड़ी के करीब पहुंचते हुए अचानक फिरोज खान को याद आया और उसने अपने साथी तक ये बात पहुंचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया था। इधर दो, कहते हुए असमत खान ने फौरन उन हथियारों का मुतालबा करते हुए मेरी जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने नेफे में अड़सा पिस्तौल निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया, जबकि पलवैशा ने फरमा बरदारी से पिंडली के साथ बंधा खंजर उसके हाथ में पकड़ा दिया था। हमारे हाथ पुश्त पर बांधकर उन्होंने हमें गाड़ी की बाड़ी में बिठाया और आगे बढ़ गए। पिछली गाड़ी का एक आदमी हमारी मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों गाड़ियों के दरमियान चलने लगा। गाड़ी की बाड़ी में हमारे साथ 2 आदमी बैठ गए थे। 5-10 मिनट के अंदर हम कबील खान की वसी अरीज हवेली के पास पहुंच गए थे। उसकी हवेली और बैठक की दीवार मिली हुई थी। बैठक का रकबा हवेली से ज्यादा था, बल्कि कबील खान की बैठक रकबे में सकलैन खान की बैठक से भी बड़ी थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई बैठक के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़े हथियार बरदार चौकीदार ने सराज से दरवाजा खोल दिया। गाड़ियों के अंदर घुसते ही उसने जिस तेजी से दरवाजा खोला था, उसी रफ्तार से दरवाजा बंद कर दिया। बैठक के सेन में कमरों की कतार के बिल्कुल सामने एक जहाजी साइज चारपाई पर टांगे बिसारे रोशन खान लेटा था। उसके जख्मी पांव पर मुझे सफेद पट्टियां लिपटी नजर आईं। ये वही पांव था जो मेरी गोली का निशाना बना था। हमें गाड़ी से उतार कर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। तो ये है वो सूरमा? उसने मुंह बिगाड़कर तंजिया लहजे में पूछा। जी कमांडर, फिरोज खान ने जवाब में सर हिलाया। वो फिरोज की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे जरा तफसील से बात पूरी बताओ। जवाबन फिरोज खान ने तमाम तफसीलात दोहरा दी। इस छोकरे ने अनार गुल को कत्ल किया है। रोशन के लहजे में बला की हैरानी थी। जवाबन फिरोज खान ने मुंह से कुछ कहने के बजाय असबात में सर हिला दिया। और तुमने शमस खान को गोली मारी है? और बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ। पहल उसकी तरफ से हुई थी। उसने मेरे साथी को गोली मारने की कोशिश की और अपने बचाव के लिए हर आदमी गोली चलाने का हक रखता है। मैंने जो ही जुबान खोली, उसके चेहरे पर हैरत भरे तासरात उजागर हुए। तुम्हारा नाम क्या है? दोनों हाथों को टेक कर उसने अपना ऊपरी धड़ सीधा किया। उसी वक्त वहां खड़े एक आदमी ने जल्दी से 2 बड़े तकिए उसकी कमर के साथ लगा दिए थे। जीशान, मैं मोहतात अंदाज में बोला, तुम्हारी आवाज सुनी सुनाई लगती है। क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? यकीनन नहीं। मैंने नफी में सर हिलाया। फिरोज खान, थोड़ी दूर ले जाकर इसकी मेरे साथ मुखाबरे पर बात करवाओ। मैं समझा नहीं कमांडर। फिरोज खान हैरान रह गया था। वो वजाहत करता हुआ बोला, मैं बस अपना शक दूर करना चाहता हूँ। इसे दरवाजे के करीब ले जाकर इसकी मेरे साथ मुखाबरे पर बात करवाओ। मुझे पता चल गया था कि उसने मुझे पहचान लिया है। यकीनन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन की आवाज कैसे उसकी समातों को भूल सकती थी। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है रोशन खान। मैंने उस ड्रामे से जान छुड़ाने के लिए एतराफ करना मुनासिब समझा। शमस खान को गोली किस जगह पर लगी है? वो फिरोज खान की तरफ मुतवज्जा होकर मुस्तफसर हुआ। माथे पर। फिरोज खान अब तक गोमगो की कैफियत में था। ऊपर नीचे सर हिलाते हुए रोशन खान ने गहरी नजर मुझ पर डाली। तो तुम SS हो? हाँ, मगर अनारगुल को हमने किसी मंसूबे से कत्ल नहीं किया। उसने मेरे दोस्त के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और नतीजा उसे भुगतना पड़ा। और शम्मस का क्या कसूर था? पहल उसने की थी। अगर मैं उसे गोली ना मारता तो उसने मेरे दोस्त को कत्ल कर देना था। बहुत प्यारा है अपना दोस्त तुम्हें। रोशन खान ने मानी खैस लहजे में पूछा।
रोशन खान, जब बात दोस्ती की आ जाए तो फिर प्यार मोहब्बत सानवी चीज रह जाती है। रोशन खान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, फलसफे बयान न करो जवान। इस लड़के की शक्ल देखकर पता चल रहा है कि तुम्हारी कितनी कुछ दोस्ती है। बहरहाल ये मेरा सरदर्द नहीं है। मेरा मसला ये है कि तुम्हारे दोस्त या माशूक ने मेरे एक अहम आदमी को छोटी सी बात पर कत्ल कर दिया है और तुमने बदला लेने की कोशिश करने वाले आदमी को गोली मार दी। अब सवाल ये है कि हमें बदला लेने का हक है या नहीं, और जवाब ये है कि बिल्कुल है। एक लम्हा की खामोशी के बाद उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम अपने दिल जानी को गोली मार कर जान बचा सकते हो। जवाबन मैं होंठ काट कर रह गया। परवैसा से कोई जज्बाती लगाव न होने के बावजूद मैं ऐसी बेगैरती नहीं कर सकता था। मुझे खामोश पाकर वो एतमाद भर लहजे में बोला, मुझे मालूम था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और यकीनन जिसके लिए तुम ऐसा कर रहे हो अगर उसे मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटेगा। ये कहते हुए पलवैसा की जानिब मुतवज्जा हुआ। लड़का, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या इसे गोली मारकर अपनी जान बचाना चाहोगे? हाँ, पलवैसा ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। मुझे सख्त किस्म की तौहीन और खिफत महसूस हुई, लेकिन मैं खामोश रहा। देख लिया, अपने अंदाजे की दुरुस्ती पर वो मुस्कुरा दिया था। खैर घबराओ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है। ये कहकर वो मेरे साथ खड़े फिरोज खान को मुखातिब हुआ, अपनी क्लशिंकोव मुझे दो और अपने सारे आदमियों को कहो कि जनाब एचएस को अपने हथियारों के निशाने पर रख लें। फिरोज खान ने इस बात में सर हिलाते हुए अपनी क्लशिंकोव उसकी जानिब बढ़ाई और अपने आदमियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। तमाम ने अपनी क्लशिंकोवें हाथों में थामते हुए मुझ पर निशाना साध लिया था। इतनी क्लशिंकोवों की गोलियां लगने के बाद मैं सिर्फ उसी सूरत में जिंदा बच सकता था कि मैं अगर पंजाबी फिल्मों का हीरो होता। मैं ज़ेरे लब कलमा शहादत दोहराने लगा कि यही एक मुसलमान का शेवा है, मगर रोशन खान की अगली बात ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी थी। वो फिरोज खान को मुखातिब हुआ था, खूबसूरत महबूब को दीवार के साथ खड़ा कर दो और उसके सर पर एक गिलास रख दो। फिरोज खान के चेहरे पर एक मनहूस मुस्कुराहट नमूदार हुई। यकीनन उसे पता चल गया था कि रोशन खान का मतमाए नजर क्या है। उसने पलवैसा को दीवार की तरफ चलने का कहा और रोशन खान की चारपाई के साथ लकड़ी की मेज पर पड़ा गिलास उठा लिया। वो एक वसी बैठक थी। सहन के दरमियान से दीवार तक अच्छा खासा फासला बन रहा था। पलवैसा फिरोज खान के कहने पर खामोशी से दीवार की तरफ मुड़ गई थी। दीवार के साथ खड़े होकर फिरोज खान ने उसके सर पर गिलास रख दिया। रोशन खान ने फिरोज खान की क्लशिंकोव काट करके मेरी जानब बढ़ा दी। ये लो एसएस, अब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की जिंदगी का दारोमदार तुम्हारी निशानेबाजी की महारत पर है। अगर तुमने एक गोली से अपने दोस्त के सर पर रखे गिलास को निशाना बना दिया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें माँ, मोटरसाइकिल और दूसरे सामान के यहाँ से जाने की इजाजत दे दूंगा और तुम्हारे यहाँ से निकलने के आध घंटा तक कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। अलबत्ता इसके बाद फिरोज खान के आदमियों ने तुम्हें पकड़ लिया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, और अगर तुम निशाना ना बना सके तो मैं फिरोज खान के आदमियों को निशाना आजमाने का मौका दूंगा। रोशन खान ने मुझे मखमसे में डाल दिया था। मुझे अपने निशाने पर भरोसा और एतमाद था, लेकिन ऐसा मौका इससे पहले मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था कि किसी की जिंदगी का दारोमदार इस बात पर होता कि मेरी गोली निशाने पर लगने की सूरत में उसकी जिंदगी बच जाएगी। किस सोच में डूबे हो एसएस? रोशन खान ने इस्तज़ाइया अंदाज में पूछा। याद है तुमने 250-300 मीटर की दूरी से मुझे कहा था कि अगर मैंने आड़ से एक हाथ भी बाहर निकाला तो वो हाथ मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। ये फासला तो उसके आधे से भी कम है और गिलास भी अच्छा खासा हुजम रखता है। मुझे 3 गोलियां चाहिए ताकि मैं हथियार को जांच सकूं। एक लम्हा सोचने के बाद मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली, ठीक 3 ले लो, मगर तीसरी गोली इसलिए होगी कि 2 में निशाना न बना सके तो तीसरी गोली अपने दिल में मारना जहां तुम्हारा महबूब बसा है। ये कहकर उसने बुलंदो बांग कहका लगाया और चारपाई पर पड़ी मैगजीन से 2 गोलियां निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये लो, लेकिन एक गोली फायर करने के बाद ही तुम्हें दूसरी गोली लोड करने का हक होगा। मैंने गोलियां उसके हाथ से लेकर जेब में डाली और जमीन पर बैठकर पलवैसा के दाएं जानब मगर उससे 10-15 गज के फासले पर जमीन पर पड़े ईंट के एक टुकड़े पर निशाना साधने लगा। क्लशिंकोव पर मैंने 100 मीटर की रेंज लगा ली थी। एक स्नाइपर के लिए किसी भी चीज को निशाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा अहमियत उस हथियार की होती है जो उसके हाथों में होता है। उसी वजह से स्नाइपर्स अपने हथियार की हिफाजत और देखभाल अपनी जान से भी बढ़कर करते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे हाथों में जाती हथियार नहीं था और फिर इतनी बारीक बीनी से फायर करने के लिए जरूरी था कि कोई स्नाइपर राइफल होती। क्लशिंकोव और वो भी किसी दूसरे की। उससे किसी आदमी के सर पर रखे गिलास को निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर था। सबसे बढ़कर अगर निशाना खता हो जाता तो फिरोज खान के आदमी अपना निशाना आजमाते, गोया पलवैसा की मौत यकीनी हो जाती और उसके बाद लाजमन मेरा नंबर आ जाता। सूरज पहाड़ों के पीछे गुम हो चुका था, लेकिन उसके गुरूब होने में अभी 20-25 मिनट बाकी थे। रोशनी की सूरत हाल ऐसी थी कि जो एक फायरर के लिए पसंदीदा होती है। मैंने ज्यादा देर निशाना साधने पर नहीं लगाई थी। ट्रैगर दबाते ही क्लशिंकोव की गोली उस ईंट के टुकड़े की थोड़ा सा दाएं और नीचे की जानिब लगी थी।
अब मेरे पास 2 गोलियां बाकी थीं। उस्ताद उमर दराज के बकौल अच्छे स्नाइपर के लिए जरूरी होता है कि वो एक गोली चलाकर हथियार का निशाना जांच ले। इसी तरह राव तसव्वुर साहब कहा करते थे कि जो स्नाइपर किसी हथियार से एक गोली चलाकर यह अंदाजा नहीं कर पाता कि हथियार किस जगह को गोली मार रहा है, उसे स्नाइपिंग छोड़कर गडरिया बन जाना चाहिए। अपने दोनों उस्तादों के अकवाल मेरे दिमाग में गूंज कर रह गए थे। अगर मैं दूसरी गोली भी हथियार का निशाना जांचने पर इस्तेमाल कर लेता तो पलवैशा के सर पर रखे गिलास को निशाना बनाने के लिए मेरे पास एक गोली बचती। यूं भी मुझे अंदाजा हो गया था कि क्लाशनिकोव की गोली दाएं और नीचे की तरफ लग रही है। मैंने क्लाशनिकोव की बैरल पलवैशा के सर की जानिब मोड़ दी और एकदम मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर मुझे बेफिक्री और बेखौफी के तासरात साफ नजर आ रहे थे। उसके बहादुर और निडर होने का मुझे पहले से मालूम था, लेकिन इस हालत में कम से कम थोड़ी बहुत परेशानी के आसार तो उसके चेहरे पर नमूदार होने चाहिए थे। नामालूम उसे मेरे निशाने पर एतमाद था या फिर मौत का कोई खौफ उसके दिल में मौजूद नहीं था। मैंने गिलास के ऊपरी और बाएं किनारे का निशाना साधा था क्योंकि क्लाशनिकोव दाएं और नीचे मार कर रही थी। पसीने से मेरी हथेलियां गीली हो गई थी। फायर करते हुए इतनी ज्यादा घबराहट मुझे इससे पहले कभी नहीं हुई थी। न जाने क्यों एकदम पलवैशा की अहमियत मेरे दिल में बढ़ गई और उसकी मौत का सोचकर मेरे हाथ पांव गोया बेजान से होने लगे थे। हालांकि मेरी सोच के मुताबिक तो उसका मेरी जिंदगी में कोई किरदार नहीं था। बकौल उसके कि वो मेरी जान के दर पे थी, बल्कि चंद मिनट पहले ही रोशन खान के पूछने पर इत्मीनान भरे अंदाज में मुझे गोली मारने पर तैयार हो गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल को कुछ हो रहा था, यूं जैसे वो मेरे लिए बहुत अहम हो, यूं जैसे वो हकीकत में मेरा करीबी दोस्त हो, यूं जैसे उसके ना होने से मेरी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा खला पैदा हो जाएगा, यूं जैसे माहीन, जेनिफर और रुमाना भी मेरे लिए इतनी अहम नहीं रही थी जितना वो थी। मेरे साथी स्नाइपर मुझे बहुत तेज रफ्तार फायरर समझा करते थे और उसमें शक भी नहीं था क्योंकि मैं शस्त्र लेने में चंद सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लिया करता था। लेकिन इस वक्त मेरी उंगली ट्रैगर को दबा ही नहीं पा रही थी। उसी वक्त मेरे कानों में रोशन खान की तंजिया आवाज पड़ी, एसएस सो तो नहीं गए हो? बेहतर होगा कि तुम ही इस गिलास को निशाना बना लो, वरना यकीन मानो फिरोज खान के आदमियों का निशाना बहुत बुरा है। उनकी सर पर चलाई गई गोली पेट में लगती है। तमाम रोशन खान की बात पर जोर जोर से हंसने लगे थे। मेरी नजरें गिलास से फिसलकर पलवैशा के चेहरे पर गर्दिश करने लगी। वो यूं बेफिक्री से खड़ी थी गोया किसी ड्रामे या फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रही हो। मैंने गहरा सांस लिया और दोबारा गिलास पर नजरें गाड़ दी। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि ज्यादा देर शस्त्र लेने से गोली के दाएं बाएं निकल जाने का खतरा होता है। लेकिन इस वक्त ना तो मैं राव तसव्वुर की नसीहत पर कान धरने पर तैयार था, ना उस्ताद उमर दराज की मानने पर राजी और ना किसी और उस्ताद की सुनने को तैयार। मैं 10 तक गिनूंगा, अगर इस दौरान तुमने गोली न चलाई तो मजबूरन मुझे किसी और को मौका देना पड़ेगा, रोशन खान ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा और बाआवाज बुलंद गिनती गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मुझे लगा कि मेरे हाथों में हल्की हल्की लर्जिश हो रही है। मैंने आखिरी बार अपनी शस्त्र के सही होने का अंदाजा किया और उसके 9 कहते ही ट्रैगर दबा दिया। उसके साथ ही मैंने आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेरी समातों में स्टील के गिलास से गोली के टकराने की आवाज और फिर गिलास की दीवार से टकरा कर नीचे गिरने की आवाज पहुंच गई थी। उस आवाज ने मेरी बेरब्त होती धड़कनों को संभाला दिया और मैंने आंखें खोल दी। पलवैशा के चेहरे पर वैसे ही इत्मीनान भरे तासरात छाए थे। रोशन खान तारीफी लहजे में बोला, एसएस मुझे मालूम था कि तुम आसानी से अपने माशूक को बचा लोगे। बहरहाल तुम्हारे पास आधा घंटा है, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म समझो। मुझे कहते हुए वो फिरोज खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। फिरोज खान, सामान इसके हवाले कर दो। जी कमांडर, कहकर उसने ग्लाक, पिस्तौल और मोटरसाइकिल की चाबी मेरे हवाले कर दी। शुक्रिया रोशन खान। मैंने मोटरसाइकिल की चाबी हाथ में पकड़ते हुए पलवैशा को चलने का इशारा किया। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़ी आजमाइश से बाहर निकला हूँ। रोशन खान ने एकदम मेरे सर पर बम फोड़ा। एसएस जाने की इजाजत सिर्फ तुम्हें दी है, इस लड़के को नहीं। मैं उसकी तरफ मुड़ा। रोशन खान, तुम अपने अल्फाज से फिर रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इत्मीनान से बोला, तुमने मेरी जान बख्शी की थी, मैं भी तुम्हें जान की माफी दे रहा हूँ, मगर तुमने पहले कुछ और कहा था। गुस्से से मेरी आवाज तब्दील हो गई थी। मैंने कहा था कि तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हें से मुराद तुम दोनों नहीं, सिर्फ तुम हो। हम दोनों बहस में पड़े थे। मुझ पर क्लाशनिकोव तानने वाले भी हम दोनों की तरफ मुतवज्जा थे। पलवैशा इस वक्त फिरोज खान के करीब खड़ी थी। अचानक मेरे कानों में फिरोज खान की जोरदार कराह पड़ी। मैंने उस तरफ देखा, वो घुटनों के बल गिर गया था और उसकी क्लाशनिकोव थामते हुए पलवैशा उसके अकब में हो गई थी। दाएं बाएं खड़े आदमियों ने अपनी क्लाशनिकोवें उसकी तरफ सीधी की, लेकिन अगर वो गोली चलाते तो उसकी गोली पहले फिरोज खान को लगती। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं
नहीं था। मैंने फौरन छलांग लगाई। एक हाथ हैरान और परेशान रोशन खान के दाएं कंधे से नीचे गुजार कर दूसरा हाथ उसकी गर्दन से लपेटकर उसे पीछे घसीट लिया। तकलीफ भरी आवाज उसके मुंह से खारिज हुई, लेकिन मैं उसे घसीट कर करीबी दीवार के करीब हो गया। गलाक पिस्तौल उसके सर से लगाकर मैं धाड़ा, अगर किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो इसका सर इसके जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा, तुम बच नहीं सकते। रोशन खान खरखराया। मैं इत्मीनान से बोला, मगर इससे पहले तुम्हारा नंबर आएगा। पलवशा क्लाशनकोव की नाल फिरोज खान के सर से लगाकर खुद उसके अक्कम में खड़ी थी। ठीक है, तुम दोनों जा सकती हो, रोशन खान तकलीफ से कराता हुआ बोला। ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे। फिरोज खान के एक साथी ने पलवशा की तरफ क्लाशनकोव तान कर 2-3 गोलियां फायर की, लेकिन ये एक इस्तरारी हरकत थी। गोलियां फिरोज खान और पलवशा के सर के ऊपर से गुजर गईं। उसके साथ ही वो गुराया, हथियार फेंक दो वरना, मगर वरना से आगे वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा था। रोशन खान की गर्दन से पिस्तौल हटाकर मैंने उसकी तरफ गोली दाग दी थी। वो तिरछा मेरे सामने खड़ा था। गोली उसके बाएं कान से 2 इंच ऊपर खोपड़ी में प्रविष्ट हो गई थी। उसके दूसरे साथी ने एकदम क्लाशनकोव का रुख मेरी जानिब मोड़कर फायर खोल दिया। 3-4 गोलियां रोशन खान की छाती में लगी थी। मैं फौरन रोशन खान के मोटे जिस्म की पनाह में हो गया। उसके साथ ही मेरे कानों में क्लाशनकोव की मुसलसल तटरार की आवाज गूंजी। वो पलवशा थी। उसने मजीद इंतजार किए बगैर हाथ में पकड़ी क्लाशनकोव को ब्रेस्ट पर सेट करते हुए बैरल घुमा दी थी। 3 बंदे नीचे गिरे और 4 आड़ की तलाश में भागे। मैंने एकदम पिस्तौल सीधा करते हुए 2-3 दफा ट्रैगर दबाया। 2 आदमी मजीद गिर गए थे। उस वक्त भागते हुए दोनों आदमी एक कमरे में घुस गए थे। दूसरे कमरे से एक आदमी भागकर बाहर निकला और पलवशा की गोली का शिकार होकर नीचे गिर गया। हमें वहां मौजूद आदमियों की तादाद का अंदाजा नहीं था। मैं भागता हुआ मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। पलवशा ने मुसलसल फायर करते हुए मैगजीन खाली की और फिर हाथों में मौजूद क्लाशनकोव नीचे फेंककर उसने एक मरे हुए आदमी की क्लाशनकोव उठा ली। मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके दाखिल दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा। पलवशा मुसलसल इस दरवाजे की जानिब फायर कर रही थी जिसमें वो दोनों गायब हुए थे। बगैर किसी शक व शुबा के वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह मेरा साथ दे रही थी। जब तक मैंने दरवाजा खोलकर मोटरसाइकिल बाहर न निकाल दी, वो जमीन पर लेटकर कमरे की जानिब मुसलसल फायर करती रही। वो कमरे में जाने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वो हमारी जानिब फायर कर सके। मोटरसाइकिल बाहर निकालते ही मैंने हारन बजाया। वो जमीन से उठकर उल्टे कदमों पीछे आने लगी। करीब आते ही मेरे पीछे नशिस्त संभालते हुए वो बोली, चलो। वो मोटरसाइकिल के कैरियर की जानिब मुंह करके बैठी थी। मेरी पीठ के साथ उसने पीठ छोड़ दी थी। यकीनन वो अपने अक्ब को गैर महफूज नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके कहने से पहले ही मैंने क्लच छोड़कर रेस घुमा दी थी। मोटरसाइकिल आगे बढ़ी और उसके साथ उसने फायर खोल दिया। मैंने अपनी तवज्जो मोटरसाइकिल चलाने पर मबसूल कर रखी। सड़क पर चढ़ते ही मैंने पूछा, कहाँ जाना है? अंगुराड़े तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। बेहतर यही है कि मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक के हवाले करके पैदल ही कहीं निकलने की कोशिश करते हैं। ये कहते ही वो घूमकर सीधी होकर बैठ गई, क्योंकि कबील खान के आदमी अब तक बाहर नहीं निकल पाए थे। दिमाग तो ठीक है, मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाते हुए पूछा। ठीक होता तो तुम्हारे साथ होती, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। बड़ा एहसान है तुम्हारा, जो अभी भुगत कर आ रहे हैं उसकी वजह मैं ही तो हूँ। अगर वजह मैं हूँ तो तुम्हारे जैसे अनाड़ी निशानाबाज का सामना भी तो मुझे ही करना पड़ा था। सही कहा। इस मर्तबा मैंने खुले दिल से कहका लगाते हुए उसकी तायीद की थी। नकल उतारते हुए उसने मुझे चिढ़ाया। मुझे मालूम था कि कबील खान के आदमी हमारी तलाश में सड़क ही पर हरकत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उस वक्त तक सड़क नहीं छोड़ सकता था जब तक किसी महफूज जगह पर न पहुंच जाता। अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया कि उनके जो आदमी अंगुराड़ा में मौजूद थे वो हमें पकड़ने में अपने आदमियों की मदद कर सकते थे, जैसे उन्होंने अलामकील में घेर लिया था। ये सोचते ही मैं एकदम रुक गया। अब क्या हुआ? कहीं उनके आदमी रास्ते पर भी हमारे मुंतजिर ना हो। मैंने दिल में पलने वाला अंदेशा उसके सामने बयान कर दिया। वो फौरन बोली, इसीलिए तो पहले से मना कर दिया था, मगर तुमने पहले भी किसी की सुनी है? एक लम्हा सोचने के बाद मैंने मोटरसाइकिल उस जानिब मोड़ दी जिस तरफ मैं और सरदार कबील खान के साले खाइस्ता गुल को लेकर गए थे। अब किस तरफ चल पड़े? फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए हमें किसी ऐसी जगह छुपना पड़ेगा जहां कबील खान के आदमी हमें ढूंढ न सके। बड़े अकलमंद हो गए हो। मेरे पेट में उंगली चबोते हुए वो मुस्कुराई। मैंने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे साथ बेतकल्लुफ होने की कोशिश न किया करो। उफ, कसम से कितना दिखावा करते हो, वरना गिलास पर गोली चलाते वक्त तुम्हारा सांस निकला जा रहा था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, वो इस वजह से कि मैं नहीं चाहता था कि कोई बेगुनाह मेरे हाथों जहन्नम रसीद हो। बस करो यार, मैं जानता हूँ। मैं उसकी फजूल बात का जवाब दिए बगैर मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता गया। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। अगर मोटरसाइकिल मुझे चलाने दो तो शायद हमें किसी महफूज जगह पहुंचने में आसानी हो। आराम से बैठी रहो। उसे झिड़कते हुए मैंने रफ्तार बढ़ा दी। तमाम रास्ता पथरीला था। मोटरसाइकिल उछलती हुई आगे बढ़ती रही।
हेडलाइट जलाना मेरी मजबूरी बन गई थी, वरना रोशनी के दूर से नजर आने का खतरा बहुत ज्यादा था। इस वक्त हम एक नाले में सफर कर रहे थे। आगे जाकर उस नाले के साथ भी मिल रहा था जिसमें हमने खाइस्ता गुल को कत्ल किया था, लेकिन मैं उस तरफ नहीं मुड़ा था क्योंकि उस नाले में 200-300 मीटर आगे जाकर चढ़ाई इतनी सख्त हो जाती थी कि मोटरसाइकिल पर सफर करना मुमकिन नहीं रहता था। नाला पहले तो सड़क के साथ मतवाजी चलता रहा, आगे जाकर आहिस्ता आहिस्ता सड़क से दूर हटने लगा। सड़क हमारे दाएं हाथ रह गई थी, अंधेरा मजीद गहरा होने लगा था। क्या तुम बता सकती हो कि ये नाला आगे किस जगह जाकर निकलेगा? वो बेपरवाही से बोली, जब तुमने अपनी मर्जी ही करनी है तो जरूरत क्या है पूछने की? जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो, क्योंकि तुम मेरे साथ काम करने का मुआवजा वसूल करके खर्च भी कर चुकी हो। मेरे लहजे में तंज के बजाय मजाक का अंसर नुमाया था। जाने क्यों उससे बेतकल्लुफ होने को दिल करने लगा था, या शायद पहले ही से दिल कर रहा था, मगर जबर करके खुद पर संजीदगी और बेजारी तारी कर रखी थी। बहुत बातें करना आ गया है। उसे तंजिया अंदाज अपनाने की कोशिश की, मगर लहजे में शामिल खुशी नहीं छुपा सकी थी। मोहतरमा, इस बार दुश्मन के हाथ चढ़ गए तो पूछगछ में वक्त जाया नहीं करेंगे। पहली बात तो ये कि मैं मोहतरमा नहीं हूँ और तुम बार बार मुझे इस तरह मुखातिब कर रहे हो। दूसरा, पहले हम बेखबरी में मार खा गए थे, अब कौन सी तोप है तुम्हारे पास? एक क्लाशनकोफ और पिस्तौल से कब तक मुकाबला करेंगे? वो जोरदार अंदाज में बोली डरपोक, और फिर मेरे जवाब देने से पहले मोटरसाइकिल झरझरा कर बंद हो गई। यक न शुद्ध दो शुद्ध। खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए मैं नीचे उतर गया, वो भी खामोशी से नीचे उतर गई। करीब मौजूद दरख्तों के एक छोटे से झुंड में मोटरसाइकिल छुपाकर मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसके हेवले को देखकर अंदाजा होता था कि वो भी मेरी ही जानिब मुतवज्जा थी। अब क्या करें? मुझे क्या मालूम? वो हंसी। मैं तो यूं भी बकौल तुम्हारे मुलाजिम हूँ, इसमें शक की क्या है? कहकर मैं नाले ही में आगे बढ़ गया। तो फिर पूछते क्यों हो? मालिक का पूछना और मुलाजिम का जवाब देना फर्ज बनता है। चलो वो तो बाद का मामला है, पहले तुम पिस्तौल मेरे हवाले करो। किस खुशी में? क्योंकि वो तुम मेरे हवाले कर चुके थे। याद करो, आर्जी तौर पर दिया था। नहीं, कोई आर्जी नहीं था और इस बारे में पहले बता चुका था। करीब पहुंचकर उसने मेरे बाजू से पकड़कर मुझे रुकने पर मजबूर किया और तुम ये क्लाशनकोफ अपने पास रखो। पिस्तौल उसके हवाले करके मैंने क्लाशनकोफ थामी और मुंह बनाते हुए कहा, जानती हो ये पिस्तौल तुम्हारी क्लाशनकोफ से 6 गुना ज्यादा कीमती है। वो इत्मीनान से बोली, ये तो यूं भी मेरा मुआवजा है। मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा, मार खाने के लिए कोई मौका महल भी देख लिया करो। मेरा ख्याल है आज 2-2 हाथ हो जाने चाहिए ताकि तुम्हारी ये गलतफहमी तो दूर हो जाए। उसने पीछे से मेरी कमीज पकड़कर खींचा। हर वक्त हमाकत के मूड में न रहा करो। एक झटके से उसके हाथ से कमीज छुड़ा कर मैं आगे बढ़ गया। बुज़दिल, सिर्फ बातें करना आती हैं। चिढ़ाने वाले अंदाज में कहते हुए वो मुझसे आगे बढ़ गई। चढ़ाई शुरू हो गई थी और चढ़ाई चढ़ने में पूरी कोशिश के बावजूद उससे मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करने की बजाय उसके अक्ब में चलता रहा। ऑक्सीजन की सतह उस इलाके में बहुत कम है, उस वजह से थोड़ी सी मुशक्कत ही से बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाता है। थोड़ा सा चलते ही पलवशा ने अपना रुख तब्दील कर लिया था, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछने की जरूरत इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा इस इलाके से वाकिफ थी। 16-17 का चांद निकलाया था, लेकिन अभी तक वो मशरकी जहां में मौजूद पहाड़ी बुलंदियों की ओट में था। उसके बावजूद अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। चढ़ाई चढ़ते ही हमें सड़क नजर आने लगी थी। 3 गाड़ियां अंगुराड़े की तरफ जा रही थीं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गाड़ियां कबील खान के आदमियों ही की थीं, लेकिन यह यकीनी बात नहीं थी। हो सकता था कि वो कोई और लोग हों। पलवशा तेज रफ्तारी से अपने रास्ते पर बढ़ी जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसका साथ दे पा रहा था। वो पहाड़ी की बुलंदी पर ही आगे बढ़ती रही। घंटा भर इसी तरह चलने के बाद वो एक नाले में उतरने लगी। चांद की रोशनी में हमें रास्ता वाज़े नजर आ रहा था। नाले में उतरकर वो उस नाले में आगे बढ़ने लगी। मैं भी खामोशी से उसकी मईत में चल रहा था। वो पहाड़ी इलाके में चलने की माहिर थी और उसकी वजह यही थी कि पहाड़ों ही में पली बड़ी थी। उसके साथ मुजाहिदीन के माहिर लड़ाकों से लड़ाई भिड़ाई की तरबियत भी हासिल कर चुकी थी। एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर होने के बावजूद मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा सख्त जान है। उसका तजुर्बा मुझे तब हुआ था जब मैं उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बावजूद उससे फकत नाम ही नहीं उगलवा सका था। थक तो नहीं गए? उसने काफी देर से चाई खामोशी को तोड़ा। चलते रहो, उसने रुकते हुए पूछा। अगर चाहो तो चंद मिनट आराम कर लेते हैं। जरूरत नहीं, कहकर मैं उससे आगे बढ़ गया। अच्छा, मैं थक गई हूँ, चंद मिनट आराम कर लेते हैं। इस मर्तबा उसने अपना नाम लिया, लेकिन इतना तो मैं जानता था कि वो बिल्कुल भी नहीं थकी थी। थक गई हो या थक गए हो? मैं एक करीबी पत्थर पर बैठते हुए मुस्कुराया। मेरी मर्जी, जो कहूँ, अलबत्ता तुम मुझे लड़का ही समझा करो। वो मेरे साथ पड़े पत्थर पर बैठ गई। कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 4-5 घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब है रात चलते हुए बीतेगी। उसने संजीदा लहजे में मशवरा दिया, अगर चाहो तो कोई मुनासिब जगह देखकर आराम कर लेते हैं। नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। तो फिर चलो, उठकर चल पड़ी। हमारा सफर दोबारा शुरू हुआ। नाला दर नाला हम तेज रफ्तारी से चलते रहे। रास्ते में 2-3 दफा पानी पीने के लिए रुकने के अलावा हम न रुके। रात को 1 बजे का अमल होगा जब हम कमांडर रसूलुल्लाह की बैठक के सामने पहुंचे। चाबी मेरी जेब में मौजूद थी।
सख्त भूख लगी है। चारपाई पर ढेर होते हुए पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, भूख मुझे भी लगी थी, लेकिन इस वक्त खाने का बंदोबस्त होना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से एक कोने में लटकी लालटेन जलाने लगा। उसने कहा, हमें चंद दिन तक चुप कर रहना पड़ेगा और बेहतर होगा तुम इस बैठक से ना निकलना, जबकि मैं कुछ दिन अपने घर गुजारूंगी। मैं गहरा सांस लेते हुए चारपाई पर बैठ गया। ऐसा करो, एक मुखाबरा मुझे दे दो, मैं रोजाना रात को 8 बजे से 9 बजे के दरमियान मुखाबरा आन रखूंगा। अगर कोई जरूरी बात हो तो मुझे बुला लेना, वरना हफ्ते के बाद मैं आ जाऊंगा और इकट्ठे बैठकर कोई लाहिया अमल बना लेंगे। मैं तंजिया लहजे में बोला, मेरा ख्याल है ये तय करना मेरा काम है कि हमें क्या करना है। उसने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, राजे साहब, इन हालात में इससे बेहतर तुम कुछ सोच ही नहीं सकते। चंद दिन तक कबील खान के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में सरगर्दा रहेंगे और इनमें कम से कम 2 आदमी ऐसे जरूर हैं जो हमें शक्ल से जानते हैं, बल्कि सकलैन खान के बेटे की शादी में शिरकत करने वाले तमाम अफराद हमें शक्ल सूरत से पहचानते हैं। गो वो कबील खान के आदमी तो नहीं है, मगर इनमें कोई एक ऐसे जरूर होंगे जिनके कबील खान के मुख्तलिफ आदमियों से अच्छे राब्ते हों, इसलिए हमारा चंद दिन तक मंजरियाम से हट जाना बेहतर रहेगा। तो क्या चंद दिन के बाद हमारी तलाश तर्क कर देंगे? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया, लेकिन तलाश में ऐसी तंदी नहीं रहेगी। मेरे सफरी थैले से एक आई काम और उसकी फालतू बैटरी निकाल लो। मैंने मेज पर पड़े अपने थैले की तरफ इशारा करते हुए गोया उसके साथ मुतफिक होने का ऐलान किया था। मेरा थैला खोलते हुए उसने आई कैम सेट और उसकी बैटरी निकाल कर कहा, याद रखना, चैनल नंबर 11, रात 8 से 9 बजे के दरमियान में मुखाबरा आन किया करूंगी। तो क्या तुम अभी जा रही हो? उसे जाने पर आमादा देखकर मैंने हैरानी से पूछा। हाँ। अस्बात में सर हिलाते हुए शरारत से मुस्कुराई, मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है, और फिर मैंने शादी में डांस करके कुछ रकम भी इकट्ठी की है। इससे पहले कि तुम ये रकम चोरी कर लो, मैं ये भी अम्मी जान के हवाले कर रहा हूँ। मैंने सर झटकते हुए कहा, फजूल को। वैसे याद आया, तुम मेरी क्लाशनकोफ कहाँ फेंक आए? बड़ी जल्दी याद आ गया। नहीं याद तो काफी देर से था, पूछने का मौका ना मिल सका। सकलैन खान की बैठक से निकलते वक्त मैंने पास खड़े आदमी के हवाले कर दी थी, ताकि किसी को शक न हो कि मैं भी वहां से भागने के चक्कर में हूँ। अस्बात में सर हिलाते हुए उसने गहरी निगाह मुझ पर डाली। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो अजीब से लहजे में बोली, अपना ख्याल रखना और दरवाजा याद से कुंडी कर देना। ये कहकर वो बाहर निकल गई। दरवाजा कुंडी करने से पहले मैंने बाहर झांका। वो तेज कदमों से वहां से दूर जा रही थी। दरवाजा कुंडी करके मैं अंदर आ गया। मेरी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। दरवाजा खोलने से पहले मैंने कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर दौड़ाई। सुबह के 7 बज रहे थे। दरवाजा खोलने पर सफेद रेश कमांडर नसरुल्लाह का मुस्कुराता चेहरा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम कहते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम कहकर मैंने उसका मुसाफे के लिए बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। मेरा ख्याल है पहले मैं नाश्ता ले आऊं, उसने पुरशफकत मुस्कुराहट से पूछा। बहुत अच्छा ख्याल है, मैंने ताईदी अंदाज में सर हिलाया। अकेले हो या पल्लू खान भी साथ है? अकेला हूँ, लेकिन नाश्ता आप 2 बंदों ही कलाएं, कल रात का खाना नहीं खा सका था। मेरी बात पर वो अस्बात में सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। उसने भी मेरे साथ ही नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान ही मैं उसे कल के वाक़े के बारे में तफसील से बताने लगा। तमाम तफसीलात खामोशी से सुनकर उसने मुझसे मोटरसाइकिल छुपाने की जगह के बारे में पूछा और कहने लगा, मोटरसाइकिल की फिक्र न करो, मैं मंगवा लेता हूँ। कहीं मोटरसाइकिल की वजह से आप लोगों पर कोई आंच ना आ जाए। बिल्कुल भी नहीं, मोटरसाइकिल के अंदर तब्दीलियां करना कौन सा मुश्किल काम है। यूं भी यहाँ गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कागजात और नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं होती। और मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। नाश्ते के बाद वो बर्तन समेटकर बैठक से निकल गया, जबकि मैं एक बार फिर आराम करने के लिए लेट गया। अगले 2 दिन मैंने बैठक में आराम करते गुजारे। तीसरे दिन कमांडर नसरुल्लाह नाश्ता लेकर आया तो बैठते साथ कबील खान का जिक्र छेड़ दिया। कबील खान अफगानिस्तान से वापस पहुंच गया है और कल अपनी तबाहशुदा हवेली का जायजा लेने गया था। सुना है वो जल्द अज जल्द अपनी हवेली दोबारा तामीर कराना चाहता है। लाजमी बात है उसकी अयाशी का अड्डा जो था। और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा होते पूछा, वैसे आपको कैसे पता चला? यकीनन मुजाहिदीन इसकी नकलो हरकत पर नजर तो नहीं रखते। सही कहा, उसने अस्बात में सर हिला दिया। बस गुज़िश्ता रात इत्तफाकन उसके एक आदमी से मुलाकात हो गई थी। मेरा पुराना शनासा है, गपशप के दौरान ही ये सब बताता चला गया। शायद वो आज भी वहां जाए। कमांडर रसूलुल्लाह ने एक और इंकिशाफ किया। मैं हैरानी से उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। क्या यकीनी बात है? एक खबर मिली थी भाई, जो आपके सामने दुहरा दी। मानी के लहजे में कहते हुए वो बर्तन समेटने लगा। शुक्रिया जनाब, मैंने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। मैं जानता था कि वो ये खबर मुझ तक क्यों पहुंचा रहा था। उसके जाने के बाद मैं थोड़ी देर शशुपंज में डूबा रहा कि वहां जाऊं या न जाऊं। आखिर में जाने का इरादा गालिब आ गया। दिन के 10 साढ़े 10 होने को थे। मैं तैयार होकर बैठक से निकल आया। अगर रात को ये बात मालूम हुई होती तो शायद मैं पलवाशा को बुला लेता। गोवनिरा सरदर्द थी, लेकिन कबील खान के खिलाफ काम करते वक्त उसका साथ होना जरूरी था। अलबत्ता उस वक्त उससे राब्ते का कोई जरिया नहीं था, इसलिए मैं अकेला ही चल पड़ा। तबाहशुदा हवेली तक जाने का जो रास्ता पलवैचा ने हमें दिखाया था वो आसान होने के साथ साथ मुख्तसर भी था। 2-2:30 बजे तक मैं वहां पहुंच गया था।
घने दरख्तों और गुंजान झाड़ियों के दरमियान रास्ता बनाते हुए मैं चक्कर काटकर हवेली के अक्क में मौजूद पहाड़ी के करीब पहुंचा। वहां बुलंदी से मैं हवेली की जगह का आसानी से जायजा ले सकता था। मैं दरख्तों के झुंड से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक धमाका हुआ और मुझे झटका सा लगा और मुझे महसूस हुआ जैसे कोई गर्म अंगारा मेरे बाएं कंधे में घुस गया हो। मैं कोल्हुओं के बल नीचे गिरा और जल्दी से झाड़ियों में रेंग गया। यकीनन इस पहाड़ी पर कबील खान के आदमी मौजूद थे। मैं कुछ ज्यादा ही बेहतियाती का मुजाहरा कर बैठा था। मेरे हाथ में थामी हुई ट्रैकनोव को देखकर उन्होंने ललकारने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। इसका मतलब यही था कि कबील खान वहां पहुंचा हुआ था और उसके मुहाफिज चौकस थे। एक और ब्रस्ट फायर हुआ, गोलियां उसी झाड़ी की तरफ आ रही थी। मैं झुके झुके वहां से दौड़ने लगा। 15-20 गज दूर आकर भल भर करते खून को रोकने के लिए जख्म पर अपनी चादर बांधने लगा। गोली गोश्त के अंदर ही रह गई थी। ये पहला मौका था कि मैं किसी की गोली का शिकार हुआ था। शुरू में गोली लगने की तकलीफ बिल्कुल नहीं होती, मगर उसके बाद लम्हा लम्हा दर्द बढ़ता जा रहा था। दूर मुझे किसी के चिल्लाकर कुछ कहने की आवाज आ रही थी। यकीनन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी और मेरे लिए उनका मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। खासकर इस हालत में तो मैं राइफल चलाने के काबिल भी नहीं रहा था। जख्म पर कपड़ा लपेटकर मैं वहां रुका नहीं था, क्योंकि जख्म से टपकते खून के कतरे मेरे छुपने की जगह को अफशा कर सकते थे। और इस वक्त मेरा दिमाग कंधे की तकलीफ को भुलाकर जान बचाने की तजवीज सोचने में सरगर्दा था। चादर लपेटने के बाद खून बहना तकरीबन रुक गया था। जो थोड़ा बहुत निकल रहा था वो भी चादर में जज्ब हो रहा था। मैं तेज तेज कदमों से वहां से दूर हटने लगा। अकबी जानब मुझे 2-3 ब्रस्ट सुनाई दिए। यकीनन वो ख्वाब गोलियां जाया कर रहे थे। दरख्तों की बहुताब और झाड़ियों के घने झुंड मेरे लिए बेहतरीन पनागाह थे। वो इतनी आसानी से मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे और जहां तक मेरा अंदाजा था, कबील खान के जाती मुहाफिज मेरी तलाश में ज्यादा देर सर नहीं खपा सकते थे। मेरे कंधे का दर्द मुसलसल बढ़ता जा रहा था। राइफल से स्लिंग निकालकर मैंने गले में डाली और मजरूब बाजू को उसमें लटका दिया, क्योंकि किसी सहारे के न होने की वजह से जख्म में दर्द मजीद बढ़ रहा था। उस वक्त मेरा रुख उस गार की तरफ था जहां मैंने पलवाशा को ज़दकोब करके उससे पूछगछ की थी, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से मेरी रफ्तार में कमी आ गई थी। मुझे सख्त किस्म की नकाहत महसूस होने लगी, लेकिन मैं आहिस्ता रविश से चलता रहा। कलाशनकोव की गोली मेरे कंधे में मौजूद थी। अगर वो जल्द बाहर ना निकाली जाती तो यकीनन गोली का जहर फैलकर मेरे कंधे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। इस वक्त मुझे किसी साथी की अशद जरूरत महसूस हो रही थी। अगर पलवाशा भी मेरे साथ मौजूद होती फिर भी मुझे काफी आसरा होता। पता नहीं वहां से पलवाशा के साथ राब्ता मुमकिन था या नहीं, इस बारे मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। अलबत्ता किसी बुलंद जगह पर जाकर मैं उस तक अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हो सकता था और इस वक्त मुझे उसकी अशद जरूरत थी। इससे मदद लेने का ख्याल आते ही मेरे ज़हन में 3-4 दिन पहले अपने कहे हुए अल्फाज गूंजे, जब उसने मुझसे मदद मांगते वक्त कहा था, देख लो राजा, हम दुश्मन सही पर कबील खान की मौत तक साथी हैं। किसी वक्त तुम्हें भी मुझसे काम पड़ सकता है। और जवाबन मैंने कहा था, तुम्हें काम बताने से पहले मैं खुदकुशी करना पसंद करूंगा। ये कहकर उसकी तौहीन में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने उसका मुकम्मल साथ दिया था। मैं खुद को तसल्ली देने लगा। वक्फे वक्फे से कलाशनकोव के फायर की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। पलवाशा ने जाते वक्त कहा था कि वो रात के 8 और 9 बजे के दरमियान आई कामान करेगी और अब मुझे 8 बजने का इंतजार करना था। मैंने कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह उड़ाई। 4 बजने वाले थे। 8 बजने से 4 घंटे अब तक बकाया रहते थे। इस वक्त मैं उस गार से जहां मैंने और सरदार ने बसेरा किया था 1.5-2 किलोमीटर ही दूर होगा, मगर अपनी हालत के पेश नजर वो जरा सा फासला मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। लम्हा लम्हा मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ देर दम लेने के लिए मैंने नीचे बैठकर दरख्तों के तने से टेक लगा ली। उसी वक्त मुझे अपने अक्ब की तरफ से किसी के बोलने की आवाज आई, लड़को वापस चलो, वो भाग गया होगा। वो मेरे काफी करीब पहुंच गए थे। अपनी नकाहत और दर्द को पसे पुश्त डालकर मैं फौरन करीबी झाड़ी में रेंग गया। वो सरसरी अंदाज में दाएं बाएं देखते आ रहे थे, वरना वहां झाड़ियों के इतने झुंड थे कि उन्हें घंगालने की सूरत में वो अभी तक 10-15 गज भी आगे न बढ़ सके होते। वैसे उसे गोली तो लगी हुई है, शायद ज्यादा दूर न जा सके। एक और आदमी ने ख्याल जाहिर किया, यार शाहजेब कह रहा था कि उसे गोली बाजू में लगी है, उसकी टांगे तो सलामत हैं और वो ये भी जानता होगा कि यहाँ रुकने की सूरत में उसकी मौत यकीनी है। ये बात पहले वाले आदमी ने कही थी। वैसे शाहजेब खान को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। उसे कुछ करीब आने देता तो बआसानी जिंदा पकड़ा जा सकता था। ये चौथी आवाज थी। चारों थोड़ा सा फैलकर एक कतार में आगे बढ़ते आ रहे थे। मैं दम साधे उसी जगह दुबका रहा। चलते चलते वो किसी घने झुंड में 1-2 छोटे छोटे ब्रस्ट फायर कर देते, गोया दाएं बाएं फैले दरख्तों के घने झुंडों की वो फायर ही के जरिए छानबीन कर रहे थे। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर गुजरते चले गए, लेकिन वहां से वो ज्यादा आगे नहीं गए और 50-60 गज आगे जाकर पीछे मुड़ आए।
वापसी पर उनमें से एक तो बिल्कुल मेरे पास से गुजरा था, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे की बातों की तरफ था। उनका तलाशी लेने का अंदाज किसी नापसंदीदा काम को सरंजाम देने जैसा था। लगता था वो किसी नागवार हुक्म की बजावरी के लिए इस तरफ आए हो। उनके गुजर जाने की थोड़ी देर बाद तक मैं लेटा रहा और फिर झाड़ी से बाहर निकल आया। मेरे जिस्म का दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था और सही तरीके से चलना भी दुश्वार हो रहा था। इस वक्त जरूरी था कि मैं किसी करीबी आबादी का रुख करता, मगर इस हालत में वहां से अंगुराड़े तक चल कर जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सबसे बेहतर पलवाशा ही से राब्ता करना था, लेकिन एक तो उससे बात करने के लिए मुझे रात 8 बजे का इंतजार करना पड़ता, दूसरा वहाँ जंगल में मुश्किल था कि उससे बात हो पाती। उससे बात करने के लिए मेरा किसी बुलंदी पर पहुंचना जरूरी था और इस वक्त बदकिस्मती से मैं हमवार जमीन पर मुश्किल चल पा रहा था, तो बुलंदी पर कैसे चढ़ता। मगर उसके अलावा कोई चारा कार भी नहीं था। मैं आहिस्ता रवि से करीबी पहाड़ी की तरफ बढ़ता रहा। सबसे मुनासिब गार वाली पहाड़ी थी। 2-2.5 किलोमीटर का फासला तय करने में मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। जब मैं गार से 50-60 गज के फासले पर पहुंचा, उस वक्त शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरे पास उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 1.5 घंटे का वक्त मौजूद था, लेकिन इस वक्त मेरी जो हालत हो रही थी उससे मैं या मेरा करीम रब ही वाकिफ था। नकात, कमजोरी, बुखार और दर्द की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया था। यूं लग रहा था कि मैं ज्यादा देर दर्द का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ जान बचाने की जबलत मुझे तहरीक दिए हुए थी। मैं रेंगने की रफ्तार से बुलंदी का सफर तय करने लगा। पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ते वक्त सेहतमंद शख्स का सांस भी फूल जाता है। मैं तो घायल था, वहाँ ऑक्सीजन भी बहुत कम थी और इसके साथ बुखार भी मुझे अपनी लपेट में ले चुका था। गोया एक साथ कई मुसीबतें मुझ पर टूट पड़ी थी। इस वक्त अगर मैं अपना पिछला कदम उठाकर आगे की तरफ रख रहा था तो इसमें सिर्फ मेरी कुव्वत इरादी का अमल दखल था, वरना मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि खाली सफर ही कर सकता। गार के दहाने के करीब पहुंचकर मैंने अपनी राइफल और झोला वहीं फेंका। सिर्फ आई काम सेट झोले से निकालकर ऊपर की जानिब बढ़ गया। जख्म से बहने वाला गाढ़ा खून जख्म के मुंह पर जम चुका था। जख्म पर बांधी गई चादर भी अकड़ कर कंधे ही का हिस्सा बन चुकी थी। मैं चुंटी की रफ्तार से हरकत करता रहा। हर 10-12 कदम के बाद मुझे सांस लेने के लिए बैठना पड़ता। सूरज पहाड़ के पीछे गायब हो गया था। तेज हवा चलने लगी थी जो इस मौसम में भी मुझ पर कप कपी तारी कर रही थी। ये एक नई अजियत थी। सर्दी, दर्द, बुखार, थकन, दुश्मनों का खौफ, नाउमीदी और मौत की आहट। इस वक्त जाने मैं किस किस कैफियत से गुजर रहा था। पलवैशा जिससे बात करने के लिए मैं बुलंदी का अजियतनाक सफर तय कर रहा था, उसकी ज़ात से भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं थी। यह भी मुमकिन था कि बुलंदी से राब्ता ना हो पाता और यह भी मुमकिन था कि वो कोई बहाना कर देती, बल्कि ये कहकर जान छुड़ा लेती कि अच्छा है, कबील खान के बाद मैंने तुम्हें यूं भी कत्ल करना था। अगर देखा जाता तो रात के वक्त उसका अकेले सफर करना भी तो काफी मुश्किल काम था। गो वो एक बहादुर लड़की थी, मगर इस वक्त वो अकेली मेरी तलाश में तो अपनी पनागाह से नहीं निकल सकती थी। और ये भी फिर मुमकिन था कि उसकी माँ किसी गैर मर्द के लिए उसे जाने की इजाजत देती या न देती। लेकिन कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। रात को न सही वो सुबह सवेरे तुम मुझे ढूंढते हुए आ सकती थी, और अगर मैं अजियत भरी रात गुजार लेता तो शायद अगली सुबह मुझे कोई ना कोई मदद मिल जाती। मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों की यलगार होने लगी थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मेरी हालत नगुफ्ता बा हो रही थी। इन सारी तकलीफात का मुकाबला करते आखिर मैं ऊंचाई पर पहुंच ही गया। उस इलाके में हवा अमूमन मगरिब से मशरिक की जानिब चलती है। इस वक्त मैं पहाड़ की जुनूब मगरबी जानिब मौजूद था और उसी वजह से मैं बराह रास्त हवा की जद में भी था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मैं दूसरी समत 2-3 गज नीचे होकर एक बड़ी चट्टान की आड़ में हो गया। वहां हवा की बराह रास्त जद में आने से मैं बच गया था। 5-10 मिनट मुझे अपना सांस बहाल करने में लगे। उसके बाद मैंने घड़ी की अंदरूनी लाइट चलाकर वक्त देखा। 8:15 हो रहे थे। मुझे डर हुआ कि कहीं पलवैशा ने 8 बजे आईकाम सेट ऑन करने के बाद कोई कॉल ना आती देखकर आईकाम को बंद ही न कर दिया हो। यूं भी जब से वो गई थी मैंने एक बार भी उससे राब्ता नहीं किया था। मेरे दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा था। मुझे आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सर झटकने खुद को होश में रखते हुए आईकाम सेट ऑन करके पलवैशा को पुकारने लगा। पलवैशा, पलवैशा, पलवैशा। मैंने बटन प्रेस करके चंद बार पुकारा मगर कोई जवाब न आया। फकत वायरलेस का अपना शोर सुनाई देता रहा। मेरी आंख बंद होने लगी थी और इस गनूदगी में मेरे दिमाग में राजा 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 की आवाजें गूंजी। कोई बहुत दूर से मुझे पुकार रहा था। मेरी पलकें बमुश्किल वाह हुई। वो पलवैशा ही की आवाज थी। पलवैशा। मैंने बटन प्रेस करके बमुश्किल जवाब दिया। हाँ राजा, क्या बात है? सब ठीक है ना? मुझे गोली लग गई है। क्या कह रहे हो? उसकी आवाज में तशवीश थी। और तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं इस वक्त उस गार की मगरिबी समत में वाक़या बुलंद चोटी पर मौजूद हूँ जहाँ तुम पहली बार मिली थी। ये कहते ही मेरी आंखें फिर बंद होने लगी। कौन सी बुलंद चोटी? उसकी आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती महसूस हुई कि कंधे में गोली लगी। खून बह गया। मैं जैसे खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ा रहा था। अपनी जगह के बारे में बताओ। राजा राजा राजा। उसके मुसलसल पुकारने पर मैंने दोबारा कोशिश की। मुझसे वायरलेस का बटन भी बड़ी मुश्किल से दबाया जा रहा था।
गार जहाँ जहाँ रात गुजारी थी, इकट्ठे पहाड़ मगरिब में, सब ऊंची जगह जगह गार रात गुजारी थी, इकट्ठे पहाड़ मगरिब में सबसे ऊंची जगह, जिसके दामन में जलगोजों का जंगल हूँ। और मेरे दिमाग में गनूदगी छा गई। उसके बाद उसने क्या कहा मेरी समातें नहीं सुन पाई थी। और फिर न जाने रात का कौन सा पहर था कि किसी ने मुझे झंझोड़ा, उसके साथ ही मेरे चेहरे पर गीला हाथ फेरा। राजा, मेरे कानों में बहुत दूर से पलवैसा की आवाज आ रही थी, शायद अभी तक वायरलेस हटान था। हाँ पलवैसा, मैं पहाड़ की चोटी। राजा होश में आओ। मुझे अपने गालों पर फिर गीले हाथों का लम्स महसूस हुआ। उसके साथ ही उसने मेरे मुंह के साथ पानी की बोतल लगा दी। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। 2-3 घूंट लेते ही मुझे कुछ होश आया और मैंने आंखें खोल दी। अपने चेहरे पर मुझे टार की रोशनी महसूस हुई। पलवैसा, मैंने सवालिया अंदाज में पुकारा। हाँ मैं पलवैसा हूँ, और उठो, यहाँ से चलना होगा। मैं थक गया हूँ। मैंने जैसे खुद कलामी की थी। हाँ जानती हूँ। उसकी नरम आवाज मेरी समातों में गूंजी। मगर जगह मुनासिब नहीं है, नीचे गार में जाना होगा। उठो, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। तोहन करहन कराते हुए उठा। बायां कंधा बिल्कुल छल हो चुका था। उसने मेरा दायां हाथ अपने कंधे पर रख लिया। उसका बदन बहुत मजबूत और तवाना था। वो आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन उसके बावजूद उस हालत में भी मैं उसके बदन का गुदाजपन महसूस किए बगैर न रह सका। मुझे सहारा देकर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। अपना बायां हाथ उसने मेरी कमर से लपेटा हुआ था। आधे घंटे की कोशिश के बाद हम काफी नीचे उतर आए थे। एक छोटी टार्च जलाकर उसने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। हवा तो जैसे हम दोनों को उड़ा रही थी। मजीद 15 मिनट हरकत करने के बाद वो झाड़ियों के झुंड में रास्ता बनाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके साथ ही मुझे टार्च की रोशनी में गार का खुला दहाना नजर आने लगा। नीचे झुककर हम अंदर दाखिल हुए। दहाने से आगे गार अच्छी खासी ऊंची थी। ये वही गार थी जिसमें मैंने बड़ी बेदर्दी से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था, और आज मैं मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर था। मुझे बिठाकर वो गार के दहाने पर पड़ा, अपना और मेरा सामान समेट कर अंदर ले आई। मैं घुटनों पर सर रख कर बैठ गया था। मेरा थैला मेरे सर की जानिब रखते हुए वो मुझे लेटने में मदद देने लगी। मुझे नीचे लटाकर मैं आती हूँ कहकर वो बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो खुश्क लकड़ियों का गट्ठा लेकर अंदर घुसी। छोटी छोटी लकड़ियां तरतीब से रखकर उसने लकड़ियों को आग लगा दी। चंद लम्हों में गार के अंदर आग की रोशनी के साथ खुशगवार हिद्दत फैल गई थी। वो मौसम आग जलाने वाला नहीं था, लेकिन मुझ परतारी कप कभी देखकर उसने आग जलाना जरूरी समझा था। गोली बाजू के अंदर है या निकल गई है? आग जलाकर वो मेरी जानिब मुतवज्जा हुई। अंदर ही है। मैं बेबसी से बोला, ये तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल तुम्हें थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी। आम से लहजे में कहते हुए उसने अपना झोला खोलकर बारीक धार का एक खंजर निकाला और एक दरमियानी जिसामत का पत्थर आग के करीब रखकर उस पर वो खंजर इस तरह रखा कि उसकी धार को आग के शोले छूने लगे। उसका इरादा जानते ही मेरे बदन में चुंटियां रेंगने लगी थीं। पहले भी कभी ये किया है? मैंने थूक निकलते हुए पूछा। किया नहीं है, देखा तो है ना, और मेरे ख्याल में इतना काफी है। मगर देखने और करने में बहुत फर्क है। मैं हकलाया। वो हल्के से मुस्कुराई। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी तजवीज़ है तो मैं रहने देती हूँ। नहीं, तजवीज़ तो कोई नहीं है। अगर तजवीज़ कोई नहीं है तो फिर हिम्मत करो। सिर्फ बंधी हुई लड़कियों की पिटाई करना ही बहादुरी नहीं होती। दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने का हौसला भी एक मर्द में होना चाहिए। उसने बेरहमी से मेरे माजी की ज्यादती को याद किया। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, वैसे तुम्हारे लिए ये अच्छा मौका है। तुम अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला ले सकती हो। मैं मरे हुए को नहीं मारा करती। बाकी तुम्हें मैंने कबीर खान की हलाकत के बाद कत्ल करने का इरादा किया हुआ है, और अपने इरादे के खिलाफ मैं कभी कदम नहीं उठाती। ये कहते ही वो मेरे करीब हुई और मेरे कंधे से बंदी चादर को खोलने लगी। उसके चेहरे पर छाए बेपरवाही के तासरात उसके बुलंद हौसले को जाहिर कर रहे थे। उसमें कोई शक नहीं था कि वो एक बहादुर, दलेर, जुर्रतमंद और बाहौसला लड़की थी। हालांकि उसकी उम्र की लड़कियां तो बमुश्किल गुड़ियों से खेलने से फारिग होती हैं, और वो मेरे कंधे से गोली निकालने की तैयारी कर रही थी। चादर खोलकर मेरे जख्म का जायजा लेते हुए उसने अपने झोले से स्टील का बड़ा सा मग निकाला और उसमें पानी भरकर आग पर रख दिया। मैं खाली खाली नजरों से उसकी कार्रवाई देख रहा था। मेरा दिल आने वाले जान गुसल लम्हात का सोच कर धड़क रहा था। वो जो तरीका अपनाकर मेरे कंधे से गोली निकालने वाली थी, उस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत में अपने अंदर मकफूद पाता था। लेकिन इस वक्त एक लड़की के सामने अपनी बुज़दिली जाहिर करने का हौसला भी मुझ में नहीं था। उसके साथ ये भी मसला था कि उसे मना करने की सूरत में मेरे पास कोई मुतबादल हल भी मौजूद नहीं था। ना तो वहाँ अस्पताल मौजूद था और ना कोई डॉक्टर। गोली ज्यादा देर कंधे में रहती तो कंधे को नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंच सकता था। खुद को हालात के रहमो करम कर छोड़ने का फैसला करके मैं खामोश पड़ा पलवशा की कार्रवाई देखता रहा। पानी गर्म करके उसने मेरी कमीज कंधे से फाड़ कर जख्म को बिल्कुल नंगा कर दिया। फिर अपने झोले से एक साफ चादर निकालकर उसमें एक टुकड़ा फाड़ा और गर्म पानी में वो कपड़ा भिगोकर जख्म का मुंह साफ करने लगी। गर्म पानी के लगते ही जख्म में से फिर खून रसने लगा था। उसके साथ ही दर्द में इजाफा हो गया। मैं दांत भींचे खामोश पड़ा रहा। रह कर मेरे दिमाग में पलवैसा का ताना गूंज रहा था, सिर्फ बंधी हुई लड़कियों की पिटाई करना ही बहादुरी नहीं होती।
दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने का हौसला भी एक मर्द में होना चाहिए। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मुझ में बर्दाश्त का मादा वाफिर मिकदार में मौजूद था, मगर इस वक्त जो मरहला दरपेश था इस बारे सोच कर ही मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। अगर कोई तजुर्बाकार शख्स होता तब भी मुझे इतना खौफ ना होता, लेकिन वहाँ तो एक तजुर्बाकार लड़की थी। मेरे ख्यालात से बेखबर वो इत्मीनान से मेरे जख्म को गर्म पानी से धोती रही। जख्म को अच्छी तरह साफ करने के बाद उसने अपने झोले से एक और बोतल निकाली। उसका ढक्कन खुलते ही मेरी नाक में सिपरेट की नागवार बू दाखिल हुई। यकीनन वो अपनी जगह से मुकम्मल तैयारी करके चली थी। बोतल का ढक्कन खोलकर वो मेरे जख्म पर सिपरेट डालने लगी। जख्म में शदीद जलन शुरू हो गई थी। मेरे होठों से बेइख्तियार सिसकी बरामद हुई। थोड़ी सी मजीद सिपरेट मेरे जख्म पर अंडेल कर उसने बोतल बंद करके एक तरफ रख दी। तैयार हो? उसने आम से लहजे में पूछा। मेरा दिल कर रहा था कि इनकार कर दूं। एक अनाड़ी के हाथों अपने कंधे का बेड़ा गर्क कराना कहाँ की दानिशमंदी थी, मगर मैं चाहते हुए भी इनकार न कर सका और आंखें बंद करते हुए मैंने असबात में सर हिला दिया। अचानक मुझे अपने गालों पर उसके हाथों का लम्स महसूस हुआ। मैंने एकदम आंखें खोल दी। वो टिकटिकी बांधे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। आग के भड़कते शोलों की रोशनी में उसका चेहरा अजीब मगर बहुत दिलकश लग रहा था। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद उन नरम लहजे में बोली, घबराना नहीं, दर्जन से ज्यादा मर्तबा ये काम कर चुकी हूँ। इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होने दूंगी तुम्हें, बल्कि कबील खान की हलाकत के बाद जब तुम्हें कत्ल करूंगी उस वक्त भी डायरेक्ट तुम्हारे दिल में गोली उतारूंगी ताकि तुम्हारा सांस चलती निकले। ये कहते हुए उसके होंठों पर दिल आवेज मुस्कुराहट उभरी। उसकी अव्वलुल जिक्र बात ने मुझे बहुत हौसला दिया था। अगर वाकई में वो दर्जन भर से ज्यादा मर्तबा ये काम कर चुकी थी तो उसे काफी माहिर होना चाहिए था। साफ कपड़े का एक टुकड़ा काटकर उसने गोला सा बनाकर मेरे मुंह में दिया ताकि मैं चीख रोक सकूं। उसके बाद खंजर आग से उठाकर उसने टार्च जलाकर अपने मुंह में पकड़ ली। बाएं हाथ से मेरा कंधा थाम कर उसने खंजर की गर्म नोक जख्म पर रखी। दर्द की शदीद लहर से मैं कांप सा गया था। दांत सख्ती से भींचकर मैंने आंखें बंद कर ली। उसने माहिराना अंदाज में खंजर की नोक जख्म में घुमाई और कंधे के गोश्त में घुसे बुलेट को महसूस किया। मेरा हाथ कांपने लग गया था और फिर एकदम उसने मखसूस अंदाज में झटका दिया। दर्द की शदीद लहर से मैं उछल पड़ा था। मेरा बायां हाथ मुसलसल कांप रहा था। पता नहीं गोली बाहर निकली थी कि नहीं, लेकिन दर्द की शिद्दत से मेरा बुरा हाल था। मैं नीम बेहोश सा हो गया था और खुद को उसकी दूसरी कोशिश के काबिल नहीं समझ रहा था। अचानक मुझे अपने गालों पर उसकी हथेलियों का लम्स महसूस हुआ। बस हो गया, निकल गई गोली बाहर। मैंने गहरा सांस लेकर आंखें खोल दी। मेरे मुंह से कपड़े का गोला निकालकर वो हल्के से मुस्कुराई। इतनी सी बात थी, तुम यूं ही घबरा रहे थे। यकीन मानो ये काम किसी बेबस लड़की की पिटाई करने से बहुत ज्यादा आसान है। बाकी उसने बहुत सराहत और तेजी से ये काम किया था। मिनट से भी कम वक्त में उसने गोली निकाल ली थी। उसकी मुखर जिक्र बात सुनकर मेरे होंठों पर फीकी मुस्कुराहट जाहिर हो गई थी। मेरे बिगड़े हुए चेहरे को इतदाल पजीर होते देखकर वो जख्म की तरफ मुतवज्जा हो गई। जख्म को एक मरतबा फिर सिपरेट से धोकर उसने नर्म कपड़े की चादर से 2-3 लंबी लंबी पट्टियां फाड़ी और अपने झोले से एक मोमी लिफाफा निकाल लिया जिसमें कोई सफूफ भरा था। मुट्ठी भर सफूफ जख्म पर डालकर उसने एक पट्टी तह करके जख्म पर रखी और फिर उस पर पट्टी बांधने लगी। जख्म पर पट्टी बांधकर दूसरी पट्टी मेरे गले में डाली और मेरा हाथ एहतियात से दोहरा करके पट्टी से गुजार कर मेरे पेट पर रख दिया। सफूफ से मेरे जख्म में होने वाली जलन कम होने लगी। वो दोबारा अपने झोले की तरफ मुतवज्जा हुई। इस मरतबा उसने झोले से 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल निकाली जो दूध से भरी हुई थी। स्टील के मग में मौजूद पानी गिराकर उसने थोड़ा सा मजीद पानी डालकर मग को साफ किया और उसमें गिलास के बकदर दूध डालकर गर्म करने लगी। इस दौरान उसने दूध में कुछ शामिल भी किया था, शायद वो हल्दी वगैरह थी। दूध को हल्का सा गर्म करके वो मेरे करीब आई और मेरी पीठ पीछे उसने आहिस्तगी से मुझे सहारा देकर उठाया और मेरे दाएं हाथ में दूध का मग पकड़ाकर वो मुझे पीछे से थाम कर बैठ गई।